नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का करंट अफेयर रिवीजन सीरीज़ की। ये आपका तीसरा लेक्चर है। और कल जब सुबह सुबह जब अखबार पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, तो एक कहीं ना कहीं एक हर दिल में एक चिंता की लकीर कुछ परेशान कर गए। कुछ डाटा, कुछ जो ऑफिशियल डाटा थे गवर्नमेंट के, वो कुछ परेशान कर गए। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कोविड-19 का जो लास्ट 4 दिनों से लगभग पर डे लगभग 2 से 2,500 केसेस देश में पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, है ना। और लास्ट जो पिछला दिन था कल तो शायद 3900 लगभग 3900 डाटा पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं मरीज, और 192 लोगों की मौत भी हुई है, जो कि एक दिन में अभी तक इंडिया के मामले में हाईएस्ट है। तो निश्चित रूप से ये चिंता की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये चिंता का विषय है हम सभी के लिए, और स्पेशल उन लोगों के लिए जो अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, जिनका दिमाग जिंदा है, जो आंखें बंद करके नहीं जीते हैं, उनके लिए, है ना। आप उन्हीं काबिल लोगों में से आप एक लोग आप भी हो, आप जो भी आप इस इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने परसों कहा था कि भाई आप लोग अगर इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट की एवज में आप या तो आप किसी को अगर नॉलेज दे रहे हैं, किसी को जागरूक कर रहे हैं, तो आप एक फ़ोटो क्लिक करके भेजिए, या फिर आप इसके नोट्स, जो भी हम लोग लेक्चर वीडियो बना रहे हैं उसके आप नोट्स बनाकर एक पिक मेरे पास सेंड कीजिएगा। तो देखिए, अगर हम हेल्प की बात करें कि हेल्प कितने लोगों ने की है, तो उस मामले में तो लगभग 5 या 6 स्टूडेंट ने मेरे पास पिक भेजी है कि सर देखिए, हम लोग अपने अपने क्षेत्र में इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जितनी हमसे सहायता हो सकती है हम सहायता कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें से सबसे खूबसूरत जो मेरे को पिक लगी, उसमें पिक वो थी कि एक स्टूडेंट है, जो एक फीमेल स्टूडेंट है। मेन इम्पोर्टेंट बात ये है, मेल स्टूडेंट वो तो है ही, उनका तो वो तो है ही, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बट एक फीमेल स्टूडेंट है जो लगभग 4 से 5 औरतें बैठी हुई हैं वहाँ पर, और वो उनको समझा रही हैं, और वो औरतें घूंघट में बैठी हुई है। मतलब वो कहीं ना कहीं ग्रामीण हमारे इंडिया का जो एक पहलू है उसको दिखा रही हैं, और ऐसी सिचुएशन में भी वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उसके साथ बैठी हुई हैं और वो उनको समझा रही है। ये देखकर मेरे को बड़ा ही प्राउड फील हुआ कि हाँ, सच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ाई को अपने जीवन में उतारते हैं, जो अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का वास्तविक रूप से कुछ ना कुछ यूज करते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत था। और दूसरा, खैर नोट्स तो बहुत सारे बच्चों ने बनाकर पिक क्लिक करके मेरे पास भेजी है, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से वो लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, इस नोट्स मेकिंग की प्रोसेस को ठीक ढंग से संपादित कर रहे हैं। लेकिन कल एक मैसेज और भी आया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो कल मैंने उस मैसेज का उनको तो उस टाइम पे तो आंसर दिया नहीं, बट मैं अब दूंगा, है ना। तो कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर देखिए, एक दिन में लगभग 3900 केसेज हो चुके हैं, और डेथ का आंकड़ा देखिए आप। अब तो कहीं ना कहीं दिल में डर लगने लगा है कि भाई क्या हम लोग बच भी पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। तो मैं उस टाइम पे तो उनको समझा नहीं पाया, या मैं कुछ कह नहीं पाया, तो मैं अब उनको समझाना चाहता हूँ। वो जो अगर वीडियो देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे अपने आप कि हाँ, ये मेरे ऊपर बात है, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना। तो देखिए, बिल्कुल जायज़ है उनकी बात, चिंता की बात है, बट डर की बात नहीं है। चिंता की बात है, कंसर्न की बात है, कुछ ना कुछ हमारे सामने चुनौती है, ये संकट है, बट डरने वाली बात नहीं है। डर कब होता है? सिंपल, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि डर कब लगता है हमें? डर हमें तब लगता है कि जब हम लोग निश्चित और अनिश्चित के बीच में कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। मतलब ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। जब इस तरह के ख्याल हमारे दिमाग में आते रहते हैं तो वो डर का जनरेट करते हैं, वही कारण होते हैं सबसे बड़ा डर का, है ना। जैसे आप पेपर देने गए हो, तो पेपर में अभी बैठे हुए हो, आप पेपर एग्ज़ाम दे रहे हो प्रीलिम्स का, बट आपके मन में होगा
कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, अगर क्लियर हो गया तो ये हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा कि अगर आपको क्वेश्चन आता भी होगा तो आप कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे और वो आपको उसके नेगेटिव परिणाम भुगतने पड़ जाएंगे। वो है डर। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। ये एक कहानी है बोलाराम की। ये हमारा खुद का कैरेक्टर है बोलाराम, है ना। जैसा मूवी की स्टार्टिंग में कहते हैं कि अगर इसके किसी के साथ समानता पाई जाती है तो ये मात्र एक संयोग होगा, ठीक है। तो बोलाराम नाम का एक कैरेक्टर है, बस नाम से बोलाराम है। वो बहुत ही समझदार है, दृढ़ इच्छा शक्ति का इंसान है, चीज़ों को समझता है। तो उसने कहा कि एक बार उसका मन हुआ कि चलो यार बहुत देख लिया संसार, अब सन्यासी बनते हैं। सन्यासी बनते तो किसी विद्वान व्यक्ति ने उसको सलाह दी कि आप तभी सन्यासी बनोगे जब आप किसी गुरु की शरण में जाओगे। जब आप किसी गुरु की शरण में जाओगे तभी आप सन्यासी बन पाओगे। तो उसने बोला कि ठीक है। तो वो निकल पड़ा, तलाश की, एक संत महात्मा उसको मिल गए, वो उनका शिष्य बन गया। 2 शिष्य और थे उनके पहले से ही। तो एक दिन महात्मा जी ने कहा कि आप लोग एक काम कीजिए, आश्रम के बगल से जो ये सूखी हुई नहर है, मतलब पहले वो नहर थी अब वो सूख चुकी है, आप इसमें जाइए और खड़े हो जाइए, मतलब सूर्य की आराधना कीजिए, खड़े हो जाइए हाथ जोड़कर, और ये आपकी एक प्रकार से परीक्षा है। तो गए वो लोग, खड़े हो गए, लेकिन अचानक फिर नहर में पानी आ गया। अब इतना कहकर महात्मा जी तो चले गए अपनी कुटिया में आराम करने के लिए, और पीछे से नहर में पानी आ गया। तो पानी आने के बाद तो जैसे ही पानी वो चेस्ट तक आया तो फिर तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, तीनों खड़े रहे। लेकिन जैसे ही वो नाक तक पहुंचा तो एक जो शिष्य थे उनके, तो उसके मन में ये डाउट हुआ कि यार जीवन है तो सब कुछ है, क्या मतलब ऐसे मरने का? ऐसे मरने का क्या मतलब है? क्या करेंगे संत बन के? संत तो तब बनेंगे ना जब जिंदा रहेंगे और किसी से सीख लेंगे। निकलो। वो जंप करके नहर से बाहर बचा ली उसने अपनी जान। दूसरा तो जब नोज तक रहा तो वो खड़ा रहा, लेकिन जब फोरहेड माथे तक पहुंचा तो उसके मन में भी डाउट क्रिएट हो गया कि यार ये कैसा गुरु है, अपने आप तो आराम करने लग रहे हैं और हमें मरवाने के लिए यहाँ छोड़ दिया। बोला कि ये तो गड़बड़ की बात है। तो वो भी जंप करके बाहर। बट बोलाराम तो ठहरे भक्त आदमी, लेकिन उसके मन में भी कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट हुआ कि मेरे को एक बार बाहर निकल जाना चाहिए, जान है तो जान, उसके मन में भी आया। लेकिन फिर उसने सोच लिया कि यार देखी जाएगी जो भी कुछ होगा, गुरुजी ने कहा तो कुछ ना कुछ सोच के ही कहा होगा, मैं नहीं निकलने वाला हूँ। और वो उसमें खड़ा रहा। अचानक से गुरुजी की आंख खुली, उसने देखा कि नहर में पानी आ चुका। उन्होंने डाइव मारी और उसको बाहर निकाला बोलाराम को। उसके शरीर में बहुत सारा पानी घुस गया, पानी को बाहर निकाला, उसकी जान बचाई। तो गुरुजी ने पूछा उससे, भाई एक बात पूछना चाहूँगा, तेरे को डर नहीं लगा? ये 2 तो डर के कारण बाहर निकल आए। तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि सर डर तब लगता है जब आपके मन में डाउट होता है कि मैं रुकूं या मैं जाऊं। स्टार्टिंग में मेरे मन में भी डर आया था कि मैं रुकूं या मैं जाऊं, लेकिन जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं रुकूंगा तो फिर मेरा डर भी खत्म होगा। फिर मैंने सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा, या तो सच में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा या फिर भगवान के दर्शन हो जाएंगे, पर मैं अब जाऊंगा नहीं। तो बोला फिर डर कैसा? जब आपने एक रास्ता चुन लिया है कि अब मैं हटूंगा नहीं पीछे, तो डर उसमें कैसा? उसमें या तो जीत होगी या उससे मैं कुछ ना कुछ सीख जाऊंगा, ताकि जब अगली बार प्रयास करूंगा तो फिर हारूंगा नहीं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो आज जो कोविड-19 के हमारे सामने जो चुनौती है वो डरने की बात नहीं है, वो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने तो इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। हम तो वो देश है जो मतलब जब हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था तब हम लोगों ने हरित क्रांति के माध्यम से अपने इतना अनाज पैदा कर दिया कि हम लोग आज 20 कंट्री का पेट भर सकते हैं। हम वो लोग हैं, ठीक है। तो अपने मन में ये जो भय का है ये डाउट मत आने दीजिए, बिल्कुल भी स्वस्थ रखिए, अपनी दिनचर्या को एक मैनेज करके रखिए चीज़ों को, ठीक है। जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, और अपनी इम्यून सिस्टम को आप मजबूत करने के लिए जो भी कुछ कर सकते हो, योग कर सकते हो घर पे रहकर,
प्राणायाम है, आपका कपाल भारती है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। यूट्यूब पे सब कुछ है, आप कुछ भी देख के कुछ भी सीख सकते हो आज के टाइम में, ठीक है ना। तो भय की बात बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, चुनौती है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वर्ल्ड क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट तक कवर कर लिया था। अब उससे नेक्स्ट अब आप पॉइंट बनाइए, पंप प्राइमिंग। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पंप PUMP, पंप प्राइमिंग PRIMING, ठीक है। पंप प्राइमिंग, ये न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में है ये वर्ड, पंप प्राइमिंग। अब इसको आप सुन के तो पता नहीं लगा सक पाओगे कि ये क्या है, बट इसके ब्रैकेट में लिख लो तो अब आपको पता लग जाएगा। इसका ब्रैकेट में नाम है फिजिकल स्टिमुलस, वित्तीय प्रोत्साहन। फिजिकल FISCAL, फिजिकल स्टिमुलस STIMULUS, है ना। इसका दूसरा नाम जो न्यूज़पेपर में प्रचलित हो चुका है आज के टाइम में वो है पंप प्राइमिंग। कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद है, बहुत कम रोजगार, बहुत कम उद्योग धंधे बहुत कम खुले हुए हैं, और जो MSME हमारा सेक्टर है वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से एक प्रकार से कमज़ोर पड़ चुका है, पूरी तरीके से ठप हो चुका है। और कुछ ऐसी हालात बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की भी हैं। तो वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ वित्तीय प्रोत्साहन दे। वित्तीय प्रोत्साहन का मतलब या तो उनके GST में, टैक्स में कमी करे, या उनको कोई पैकेज दे जिससे वो बूस्टअप कर सके अपने हालात को, है ना। फिजिकल स्टिमुलस में आपका ये भी हो सकता है कि जनता ऐसी डिमांड करे कि हमारा इनकम टैक्स की रेट को आप कम कीजिए। तो इस तरह के जो उपाय अपनाए गए हैं उसको फिजिकल स्टिमुलस का नाम हम लोग दे देंगे वित्तीय प्रोत्साहन, ठीक है। तो UPSC सिंपल पूछ रहे कि पंप प्राइमिंग हाल ही में चर्चा में रहा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। पंप प्राइमिंग आपका जो वित्तीय संकट के समय या आर्थिक संकट के समय सरकार के द्वारा दिए गए कुछ वित्तीय प्रोत्साहन को पंप प्राइमिंग का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट है। सेकंड पॉइंट बनाइए आप, सेकंड पॉइंट बनाइए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ADJUSTMENT प्रोग्राम, SAD प्रोग्राम, ठीक। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, यह है वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है। फर्स्ट पॉइंट है आपका वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है। देखिए वर्ल्ड बैंक का जो ये प्रोग्राम है, इसके माध्यम से वर्ल्ड बैंक क्या चाहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने के लिए आती हैं, जो विकासशील देश है, और वो जो वर्ल्ड बैंक से सहायता चाहते हैं एज ए लोन के तौर पर, तो वर्ल्ड बैंक उनके सामने ये शर्त रखता है कि आप अपनी मार्केट में फ्री मार्केट पॉलिसीज़ को बढ़ावा दीजिए। मतलब आप अपनी इकोनॉमिक्स में, आप अपनी अर्थव्यवस्था में इस तरह की पॉलिसीज़ को बढ़ावा दीजिए जो फ्री मार्केट की तरफ आपको मूव करेगी, आपको शिफ्ट करेगी। तो इसको एक नाम दे दिया गया है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसमें क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ मूव करवाना चाहता है वर्ल्ड बैंक, किसको, विकासशील देशों को, किसके बदले में, लोन देने के बदले में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो विकासशील देशों का किस तरह से एक प्रकार से कह सकते हैं कि मनमानी शर्तों पर उनका शोषण करते हैं, ठीक। तो ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है आपका। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, अब आप नेक्स्ट पॉइंट बनाइए वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स STATICS, ये एक रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स। हाल ही में ये रिलीज हुई है, किसके द्वारा रिलीज की गई है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है, ठीक है ना। तो
इस रिपोर्ट में बेसिकली है क्या, हमारे लिए खास कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ओवरऑल आप जान लो इसमें क्या बताया गया कि वर्ल्ड के लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जो जनरेट करते हैं उसके माध्यम क्या क्या है, किस तरह से हम उसको जनरेट करते हैं। लाइक कोयला से हम लोग कितनी करते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट से हम लोग कितनी करते हैं, इस तरह से उसमें दिया गया। ठीक है ना, तो लिख लीजिए आप। तो आज भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो कोयल के माध्यम से, कोयला के माध्यम से जनरेट होती है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, लार्ज हाइड्रो जो प्रोजेक्ट होते हैं, लार्ज हाइड्रो जो बांध बनाकर ऊपर से पानी गिराया जाता है मोटर पे और वो घूमती है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है। ठीक है, दूसरी बात लार्ज हाइड्रो से बनती है। तीसरी, विंड एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, तीसरे नंबर पर। फोर्थ, सोलर एनर्जी, सबसे ज़्यादा हम लोग किससे करते हैं, कोयला से। सेकंड नंबर पे लार्ज हाइड्रो, थर्ड नंबर पे विंड एनर्जी और फोर्थ नंबर पे सोलर एनर्जी। आपका 4 ये हैं। ठीक है ना, तो यूपीएससी आपको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगवा सकती है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बिजली का उत्पादक और उपभोक्ता देश है। मतलब हम लोग कंज्यूम करने के मामले भी हम लोग तीसरे नंबर पर हैं और हम लोग उसको प्रोड्यूस करने के मामले में भी तीसरे नंबर पर हैं। हम लोग प्रोड्यूस करने के मामले में भी तीसरे नंबर पर हैं। और ये अब आपका टास्क है कि आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पर कौन है। कुछ काम आपके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन है ये आप बताओगे, थर्ड नंबर पे इंडिया है आपका। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आईईए के बारे में। आईईए के बारे में, यह एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के तत्वाधान के अंडर में 1974 में क्रिएट किया गया था। तो आईईए किससे संबंधित है, OECD से 1974 में इसको बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम वही जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लाइक क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, एनर्जी के नए नए सोर्स को खोजना, विश्व में सबकी पहुंच को सुनिश्चित करना कि भाई एनर्जी तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो ये सिंपल इसके मीनिंग है। बट जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी कुछ 4-5 रिपोर्ट जो ये हर साल रिलीज करता है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो पहला लिखिए इसकी रिपोर्ट, एक ही जगह लिख लीजिए ताकि याद हो जाए आसानी में। पहला तो आपको लिख ही लिया आपने, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स, ये आईईए की रिपोर्ट है। ठीक है, सेकंड लिखिए ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, ग्लोबल GLOBAL ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है, तीसरे नंबर पे लिखिए वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, इसको यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन जारी करता है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वो अलग है, वो IMF की है। ठीक है ना, उस कंफ्यूज नहीं होना। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ये आईईए की है। तीसरा लिखिए वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस नहीं सॉरी फोर्थ है ये, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, ये आपका चौथे नंबर की है। ठीक है ना, तो फर्स्ट आपका कौन सा है, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स एंड वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस। ये 4 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है जो आईईए रिलीज करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए अब आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन कंपनी मिशन। ग्रीन कंपनी को आप पूरा ना लिख के CO लिख लेना बस, ग्रीन CO कंपनी मिशन। ठीक है, पहली पॉइंट लिखिए, इसे CII के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। CII
कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CONFEDERATION, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, इसका काम क्या है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, ये अपनी तरह का एक वर्ल्ड के लेवल पर एक डाटा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा कि जिसमें ये पता लगेगा कि जो कंपनियां हैं वो कौन से रिसोर्स का यूज करती हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो कितना ग्रीन हाउस का एमिशन करती, कितना ग्रीन हाउस गैसेज वो निकालती हैं, छोड़ती हैं। तो इस तरह का जो भी एक डाटा है वो इसमें पता लग जाएगा। ठीक है, मान लो ABC कोई कंपनी है, तो ये जो मिशन है उसके अंडर में उसको देखा जाएगा कि वो कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करती है, या वो कितना रिन्यूएबल एनर्जी का वो लोग यूज़ करते हैं। उसके आधार पर उसको एक रेटिंग दी जाएगी। जैसे फ्रिज पे लिखा हुआ था ना 5 स्टार रेटिंग है, AC पे लिखा होता है, इस तरह की एक रेटिंग दे दी जाएगी। ठीक है, अब उस रेटिंग का क्या यूज़ होगा वो पता नहीं, उसके बारे में उसका ये हो सकता है कि भाई उसको मान लो कहीं से लोन वगैरह लेना है, तो वो उस अगर अपनी रेटिंग को दिखाएगा तो उसको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपको एक रेटिंग दे दिया जाएगा, एक रेटिंग कार्ड दे दिया जाएगा, लिख लो आप इसको, एक रेटिंग कार्ड दे दिया जाएगा। ये रेटिंग कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा। ये रेटिंग कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा। रेटिंग कार्ड किसके आधार पर दिया जाएगा कि भाई कंपनी एनर्जी के लिए, एनर्जी के सेक्टर में किस तरह से कार्य कर रही है। क्या वो रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, या फिर वो जो ग्रीन हाउस के गैस का रिडक्शन कर रही है उसको कम एमिट कर रही है। इस तरह की चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट इसी में लिख रहा है, यह भारत के पेरिस समझौते में अपनाए गए, यह भारत में पेरिस समझौते में अपनाए गए INDC का समर्थन भी करता है। INDC का भी समर्थन करता है। INDC इंटेंडेड, INTENDED इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये आपका पेरिस एग्रीमेंट के अंडर में भारत, क्योंकि उस पर सिग्नेटरी है, तो भारत अपने INDC मतलब प्रत्येक देश को एक फिक्स टारगेट दिया गया कि आप इतना एमिशन को रोकोगे और आप अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इतना काम करोगे। तो ये जो आपका ग्रीन कंपनी मिशन है ये भारत के इस INDC का ही समर्थन करता है। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना। ठीक है ना, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पे आइए, मुनरो आइलैंड काफ़ी चर्चा में रहा है इस साल। मुनरो आइलैंड मैप में ढूंढिएगा कहाँ है ये, मैं बता देता हूँ। ये केरल का एक द्वीप है। अब केरल के मैप में जाके देख लेना, यह एक केरल का द्वीप है, ये आप गूगल पे सर्च कर लेना। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण जो पानी का लेवल, सी लेवल जो राइज हो रहा है, उसके कारण ये अभी डूबने की हालात में पहुंच चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये अभी डूबने के हालात, इस कगार इसके पहुंच चुके हैं, डूबने की कंडीशन में आ चुका है। कौन सा? आपका मुनरो आइलैंड, ये केरल में स्थित है। तो UPSC सिंपल पूछ लेगी, हाल ही में चर्चा में रहा मुनरो आइलैंड किससे संबंधित है? आपका अंडमान निकोबार से, लक्षद्वीप से, खंबात की खाड़ी से, कच्छ की खाड़ी से, या केरल, जैसा भी है तो आपको पता होना चाहिए ये केरल से रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, 2 ड्रग हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है। कोविड-19 से रिलेटेड ड्रग नहीं है, वो तो सबको ही पता है, उसको आप छोड़ो। वो 2 ड्रग काफ़ी चर्चा में रही है, वो है आपकी लोपिनेविर और रिटोनेविर। LOPINAVIR, लोपिनेविर एंड
रिटोनेविर, RITONAVIR। ये जो 2 ड्रग हैं ये आपकी एंटी HIV ड्रग है, एंटी HIV ड्रग है। देखिए यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसका कोई पता नहीं है। वो पूछने को कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछ लेगी जो काफ़ी चर्चा में रहा, या ना पूछने को वो इसको 2-3 साल बाद भी पूछ लेगी, है ना। यूपीएससी के लिए लाइक 2000 या 2005, 6, 7 की भी जो न्यूज़ होती है वो ऐसा होती है कि हाल ही में ये चीज़ें घटित हुई। वो क्वेश्चन ऐसा ही पूछती है, हाल ही में चीज़ें घटित हुई, और वो आप उसको सर्च करोगे तो वो 2005 में हुई थी। लाइक 15 साल भी उसके लिए हाल ही की बात होती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि HIV ड्रग्स के बारे में वो कुछ पूछेगी नहीं, क्योंकि ये तो बहुत पुराना डिजीज़ हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये एंटी HIV ड्रग लोपिनिवार और रिटोनेविर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाइए अब आप लोग। भारत अभी काफ़ी चर्चा में रहा मामला, जैसे भारत ने जो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवाई है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट की, है ना। तो उस टाइम पे बहुत सारे सवाल उठे कि भारत के पास क्या पर्याप्त मात्रा में अपने नागरिकों के लिए है दवाई। तो इस तरह के कुछ सवाल उठे, तो न्यूज़पेपर में ये चीज़ें आई कि भाई भारत सरकार ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए कौन कौन सी स्कीमें चला रखी हैं और कौन सी स्कीमें इम्पोर्टेंट है। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 2 स्कीमों को लॉन्च किया गया। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, 2 स्कीम लॉन्च की गई, ठीक है। पहला लिखिए आप, हेडिंग बना लीजिए ऊपर, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया। 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया। पहली योजना लिखिए, फर्स्ट योजना आपकी स्कीम ऑन प्रमोशन ऑफ, स्कीम SCHEM, स्कीम ऑन प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क, बल्क ड्रग पार्क PARK, ठीक है। जैसे मेगा फूड पार्क होते हैं ना, मेगा फूड पार्क के बारे में आप लोगों को पता है कि जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक बड़े एरिया में बहुत सारी कंपनियाँ जाकर लाइक अपना उत्पादन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसको मेगा फूड पार्क का नाम दे दिया गया। ऐसा ही भारत सरकार चाहती है कि ऐसे ऐसे पूरे देश में हम लोग 3 मेगा ड्रग पार्क बनाए, मेगा बल्क ड्रग पार्क बनाए, जहाँ पर एक ही जगह पर बहुत सारी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां एक ही जगह पर इकट्ठी हों। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो गवर्नमेंट को उस क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाना आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात तो मतलब अब डिफरेंट एरियाज़ में अगर कंपनी होगी तो वहाँ के लिए आपको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग मंजूरी लेनी पड़ेगी, वो काफ़ी जटिल काम होता है। लेकिन आप एक ही जगह पर सारी कंपनियों को लेके आ जाओ, उस क्षेत्र को विशेष दर्जा दे दो, तो वहाँ पर आपका पूरा अधिकार है कि आप फटाफट वहाँ पर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर जो मैन्युफैक्चर हैं, जो वहाँ पर कंपनी लगाएंगे, उनको क्या बेनिफिट होगा, उनको बेनिफिट होगा कि एक ही जगह पर उन्हें सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। बिजली की सिंगल विंडो सिस्टम मिल जाएगा कि आप एक ही विंडो पर जाकर आप सारे कागजी कार्रवाई एक ही साथ करवा सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपके श्रमिकों को, ठीक है ना। तो इस तरह से सारी चीज़ों की आपको एक्सपोर्ट के लिए बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं से दे दिया जाएगा। आपकी ट्रेन के साथ आपकी सी के में जो शिप चलते हैं उनके साथ कनेक्टिविटी अच्छी तरीके से आपको जोड़ दिया जाएगा ताकि आपका एक्सपोर्ट भी बढ़े। तो एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क बनाने की भारत सरकार ने घोषणा की है। इसमें सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों की हिस्सेदारी रहेगी, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों की हिस्सेदारी रहेगी, ठीक है ना। और गवर्नमेंट इसका 1/3 पे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये प्रोजेक्ट है इसका 1/3 पे करेगी।
लाइक जहाँ भी मेगा बल्क ड्रग पार्क बनेगा उसमें मान लो 3,000 करोड़ रुपए लगते हैं, तो 1,000 की ग्रांट गवर्नमेंट देगी। ग्रांट देगी, ध्यान से सुनना, ग्रांट देगी, लोन नहीं देगी। लोन और ग्रांट में डिफरेंस होता है। लोन क्या होता है? लोन तो आपने एक बार दे दिया तो आपको वापस मिलेगा, आप इंटरेस्ट पे दोगे। लेकिन ग्रांट का मतलब है आपने एक बार किसी को ग्रांट दे दी, दान दे दिया, अनुदान दे दिया, तो फिर वापस आने की उम्मीद नहीं होती उसकी, वो आपने दिया ही इस तरीके से है, उसका नाम ग्रांट है ना। जैसे नेपाल में भूकंप आया था तो भारत सरकार ने शायद 400 करोड़ की जितने की ग्रांट दी थी, लोन नहीं दिया था। हमने बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कई हज़ार करोड़ रुपए का लोन दिया है। तो लोन और ग्रांट में डिफरेंस होता है। सेकंड लिखिए आप इसमें स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, LINKED, लिंक्ड इंसेंटिव, INCENTIV। PLI स्कीम, शॉर्ट फॉर्म पूछ लेगी यूपीएससी, PLI स्कीम। तो ये इसका मतलब क्या है? इस स्कीम का अर्थ ये है कि प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। प्रमोट डोमेस्टिक, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है ना, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, ये इसका एक ही रहेगा। तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया, ठीक है। तीसरा है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, पॉइंट लिखिए, EMC 2.0 स्कीम। EMC 2.0 स्कीम, ठीक है। EMC 2.0 स्कीम, भारत सरकार क्या चाहती है कि भारत सरकार चाहती है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेक्टर है, स्पेशली मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट है उसमें भी स्पेशल जो मोबाइल है, उसके लिए हम लोग लाइक आत्मनिर्भर हो सके, कुछ ऐसा प्रोसेस किया जाए, कोई ऐसी स्कीम लॉन्च की जाए जिससे हमारे देश में भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले। अभी हम लोग क्या करते हैं, चाइना से मोस्टली मोबाइल जो भी होते हैं चाइना के ही होते हैं। आपका ओप्पो, वीवो, कोई भी मोबाइल आप उठा के देख लो, चाइना का ही तो है। हम इंडिया में कौन सा मोबाइल बनाते हैं? आपको यकीन नहीं होगा, जो हमारे गार्ड, जो स्क्रीन गार्ड होते हैं मोबाइल पे जो लगे होते हैं, वो भी बल्क में हम लोग चीन से ही इंपोर्ट करते हैं। अब बताओ, हम लोग एक स्क्रीन गार्ड भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जो 100 रुपये, 50 रुपये में आप अपने मोबाइल पे लगवाते हो। तो मोबाइल बनाना तो बहुत दूर की बात है, हम लोग अभी स्क्रीन गार्ड भी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। और चाइना के खिलाफ देशभक्ति हमें कब याद आती है? या तो हमें दिवाली में याद आती है या होली में याद आती है। दिवाली में बोलेंगे कि हम लोग चाइना की लड़ी को नहीं खरीदेंगे, होली में बोलेंगे कि हम लोग उनके रंग, गुलाल, पिचकारी को नहीं खरीदेंगे। हाँ, लेकिन पूरा साल हम उनके ओप्पो को खरीदेंगे, वीवो को खरीदेंगे, मोबाइल को जियोमी को खरीदेंगे, सारी चीज़ों को खरीदेंगे। ये कैसी देशभक्ति है? मतलब जो सिर्फ फेस्टिवल में उभर के आती है। टिकटॉक चाइना की है और इंडिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर, सबसे बड़ा उसका यूज़ करने वाला जो वर्ग है वो इंडिया में ही है, टिकटॉक में। तो ये कैसी सूडो आप लोग देशभक्ति रखते हो अपने मन में? हाँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इस पे लिखिए आप, EMC 2.0 स्कीम। सिंपल लिख लीजिए कि यह सहायता करेगी भारत को एज ए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देश के सामने, विश्व के सामने प्रस्तुत करने में। इट विल हेल्प, लिख लो, EMC 2.0 स्कीम, इट विल हेल्प इंडिया, it will help India to become the mobile manufacturing hub. It will help India to become the mobile manufacturing hub in the world. ठीक है, तो ये अभी किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, कैरिसा कोपिली, CARISSA, कैरिसा कोपिली, KOPILII, कैरिसा कोपिली, KOPILII। ये एक पौधे की प्रजाति है, एक स्पीसीज है पौधे की, जिसका नाम आसाम में कापेली रिवर के नाम पर रखा गया है, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक टेरिटरी है, ट्रिब्यूटरी है, टेरिटरी नहीं ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। कैपिली रिवर ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो आसाम में है, उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि मेघालय में इसके विलुप्त होने का खतरा स्टार्ट हो गया, क्योंकि कोल माइनिंग के कारण बहुत बड़ी संख्या में इस पौधे की प्रजाति को नुकसान पहुंचा। तो मतलब लगभग पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये पौधा पाया जाता है, और मेघालय में कोल माइनिंग के कारण इसका खतरा बढ़ गया है इसके ख़त्म होने का, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी ने बहुत बार, पिछले साल भी यूपीएससी ने जो हिमालयन क्षेत्र में एक पौधा पाया गया था जो वस्त्र निर्माण के लिए सहायक सिद्ध हो सकता, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। उससे पिछले साल आंध्र प्रदेश में एक रेड जो चंदन पाया जाता, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है। अच्छा, साउथ के एरिया में आपका तमिलनाडु साइड में भी वहाँ पर एक सेरुवल्लई नाम का एक पौधा पाया जाता है, जो विदेशी प्रजाति है, जो वहाँ की लोकल पौधे की प्रजातियों के लिए खतरा है। उसको वहाँ की कोर्ट ने उसको काटने का आदेश दिया था, तो यूपीएससी ने उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रखा है। तो कोई हैरत नहीं होगी कि वो किसी पेड़ के पौधा जो ख़त्म होने की कगार पर है उसको क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना। तो कैरिसा कोपेली ये है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही है। आप इसके नोट्स बनाइए, और इसमें आप नोट्स बनाकर आप इसके फ़ोटो क्लिक करके सेंड कीजिएगा मेरे पास, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो आप मतलब आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ऐसे भी लोग हुए हैं, ऐसे भी लोग हुए हैं, आप उसको सिर्फ इमेजिन नहीं कर सकते हो। आज की कहानी है आपकी रजिया सुल्तान के ऊपर। रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की लड़की रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान, बहादुरी में किसी पुरुष से कम नहीं, इच्छा शक्ति में किसी पुरुष से कम नहीं। तो आज की वुमेन के लिए ज़बरदस्त इंस्पिरेशन, मतलब ज़बरदस्त इंस्पिरेशन, मतलब प्रोत्साहन देने के लिए आप इससे ज़्यादा अच्छा इंसेंटिव आपको मिल नहीं सकता। रजिया सुल्तान, हिस्ट्री में कुछ लोग हैं ऐसे, मतलब जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, वो किसी के नाम के मोहताज नहीं है, वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, ठीक है ना। हिस्ट्री में हैं ऐसे लोग। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने माता पिता के नाम पर जाने जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके बच्चों के नाम पर माता पिता जाने जाते हैं। तो रजिया सुल्तान उन बच्चों में से है जिसके पिता उसके नाम से जाने जाते हैं। थोड़ी बैकग्राउंड में बात करें तो मोहम्मद गजनवी भारत में आया, आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी का गुलाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भी औसम आदमी था, भारत के ऊपर हमले किए। देखो एक अलग पर्सपेक्टिव है, वो एक आम आदमी की सोच है कि वो तो मुसलमान था, भारत के ऊपर हमले किए, ये है वो है, उसकी बुराई ढूंढो, ठीक है अलग। लेकिन जो उसके अंदर जो उसके अंदर इच्छा शक्ति थी ना, उससे सीखने की ज़रूरत है। उसकी कोई संतान नहीं थी मोहम्मद गोरी की, तो किसी ने पूछा कि आपकी कोई संतान नहीं? बोला कि जितने ये सैनिक है मेरे, ये सब मेरी संतान है, ये मेरे को वो हासिल करके देंगे जो मेरी रियल संतान भी नहीं कर पाएगी कभी। जब उसने इंडिया की तरफ कूच किया तो उसकी पत्नी ने उसको मैसेज भेजा कि आप वहाँ जा रहे हो तो क्या हम लोग कभी मिल भी पाएंगे? तो उसने कहा कि देखो अब तो मुलाकात होगी, या तो जन्नत में मुलाकात होगी, या फिर आप मलिकाए हिंद के तौर पर आपसे मुलाकात होगी। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी के साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, इल्तुतमिश भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने शासक बनाया भारत का, बाद में जब वो यहाँ से मूव करके गया। लेकिन जाते हुए उसको खोखर जनजाति, एक आपका
नॉर्थ वेस्ट में खोखर जनजाति थी, तो उसका सामना, उनके विद्रोह का सामना करना पड़ा मोहम्मद गौरी को। तो ऐसी में एंट्री होती है इल्तुतमिश की। काबिल लोगों को देखो मौका चाहिए, काबिल जो लोग होते हैं ना उनको मौका चाहिए, उनको सामान्य की जगह विषम परिस्थितियाँ चाहिए कि वो अपने आप को साबित कर सके, बस एक मौका। जब भी कंडीशन वर्स्ट होती है तभी काबिल लोग उभर कर आते हैं। तो उसने जो अपने अदम में साहस का परिचय दिया तब उसको फील हुआ कि यार ये आदमी कुछ है। तो उसने इल्तुतमिश को भारत का, कुतुबुद्दीन ऐबक एक पोलो खेलते हुए उसकी डेथ होगी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठा। और इल्तुतमिश पहला एक प्रकार से कह सकते हो कि तुर्क शासक भारत में वही था। इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो जीता उसी को कंसोलिडेट किया, मतलब उसको सुगठित किया एक जगह पर, जिसको आप एक राष्ट्र का नाम दे सकते हो, एक राज्य का नाम दे सकते हो। कि इल्तुतमिश ने पहली बार छोटे छोटे जो टुकड़ों में बटा हुआ था उसको एक जगह पर कंसोलिडेट कर दिया। ये इल्तुतमिश का काम था। उस आदमी की सोच ज़बरदस्त थी उस टाइम पे भी। एक शासक था, शासक का नाम की अगर हम बात करें उस टाइम पे जलालुद्दीन मंगलवरी जलालुद्दीन नाम का एक शासक था। तो उसके पीछे चंगेज खान लगा हुआ था, मंगोल शासक चंगेज खान उसके पीछा करते हुए सिंध की सरहद, मतलब अपने इंडिया की सरहद तक आ पहुंचा। तो उसने, जो जलालुद्दीन था, उसने शरण मांगी किससे? इल्तुतमिश से। बोला कि देखो आप भी इस्लाम हो फॉलो करते हो, मैं भी इस्लाम फॉलो करता हूँ, तो मेरे को शरण दे दो यार। वो बोला देखो राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, धर्म मेरा पर्सनल मैटर है, आप चाहे किसी धर्म को मारो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको बिल्कुल भी एंटर नहीं करने दूंगा अपने यहाँ पर, क्योंकि मैं तो अभी अभी राजा बना हूँ, अभी अभी मैंने अपना स्टेट खड़ा किया है, ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में मेरे को नहीं फंसना। तो मतलब उस टाइम पे उस आदमी की सोच ये थी कि राजा को नॉन कम्युनल होना चाहिए, उसको किसी धर्म विशेष के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। वो इल्तुतमिश। उसके बाद उसने कई रिफॉर्म किए जो बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म थे, लाइक इक्तेदारी व्यवस्था को उसने स्टार्ट किया। इक्तेदारी क्या थी? भारत सामंत में बटा हुआ था। सामंत का मतलब जो गांव में लोकल लेवल पर जो महाजन वगैरह होते थे, जो लैंड का पूरा अधिकार रखते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, सारे काम करते थे। तो उसने क्या किया, एक इक्तेदार उनके ऊपर बिठा दिया। इक्तेदार का मतलब एक सैनिक अधिकारी, एक एडमिनिस्ट्रेटर उनके ऊपर बिठा दिया और बोल दिया कि आप इसको रिपोर्ट करोगे और ये मेरे को सीधा रिपोर्ट करेगा। तो देखो उसने कंसोलिडेट कर दिया, एक जगह पर बैठे बैठे उसने पूरे इंडिया पर अपना अधिकार बनाने का काम कर दिया। इक्तेदारी व्यवस्था खूबसूरत। उसके बाद उसने लाइक जो बार्टर सिस्टम था, मुद्रा वगैरह चलती थी, बहुत कम चलती थी, लेकिन उसने बड़ी मात्रा में आपका टका और जीतल नाम की जो मुद्राएं चलाई, है ना। इससे बाजार में प्रगति हुई, व्यापार और उद्योग धंधे बढ़े, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने लगा। ये उसका उसने काम किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश ग्वालियर में एक युद्ध था। इल्तुतमिश ग्वालियर में युद्ध करते हुए बीमार पड़ गया, चोट लगी, बीमार पड़ गया। तो उसने अपने बेटे को बुलावा भेजा दिल्ली में कि आप आओ, मेरे को चोट लगी है, बचाओ। तो कोई भी, उसके 3-4 लड़के थे तो कोई भी नहीं गया, क्योंकि उसको डर था उनके लड़कों को कि अगर मैं गया तो मेरे पीछे से दूसरा भाई राजगद्दी पर बैठ जाएगा। तब उस टाइम पे एंट्री होती है रजिया सुल्ताना की। वो गई, वो जीत के लाई और ग्वालियर से अपने पिता को बचा के लाई। तो इल्तुतमिश ने समाज के खिलाफ, उसने किसी की परवाह नहीं की। नोबल जो उसके दरबार में रहे, किसी की परवाह नहीं। उसने बोला कि मेरा वारिस अगर कोई होगी, उसने ग्वालियर में ही घोषित कर दिया कि मेरा वारिस मेरी बेटी बनेगी, रजिया सुल्ताना। लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद जो महल के जो नोबल होते थे, विद्वान लोग होते थे, उन्होंने षड्यंत्र किया राजाओं के लड़कों के साथ मिलकर और उसको गद्दी पर बैठने नहीं दिया। आप हिस्ट्री में देखोगे बहुत कम ऐसे इम्पोर्टेंट पल आएंगे कि जहाँ पर जनता चाहती है कि ये हमारे ऊपर राज करे। नहीं तो राजा कैसे होते हैं? पिता का बेटा राजा, बेटे का बेटा राजा, ऐसे ही तो चलता है। लेकिन पहली बार आप हिस्ट्री में देखोगे कि जनता ने कहा, दिल्ली की जनता ने कहा कि हमें अगर कोई शासक चाहिए तो वो रजिया सुल्तान चाहिए। तो रजिया सुल्तान को दिल्ली की जनता ने शासक बनाया।
और उसने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से शासन किया। पुरुषों से ज़्यादा उसके अंदर इच्छा शक्ति, ज़्यादा साहस, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा समझदारी, हर चीज़ उसने बहुत अच्छी तरीके से संभाली। उसने जो लोकल लेवल पर जो विद्रोह उठते थे उन सबको दबाया। इसी क्रम में पंजाब में एक विद्रोह हुआ, वो उसको दबाने के लिए वहाँ गई, तो पंजाब के गवर्नर ने उसको कैद कर लिया। अल्तुतनिया शायद उसका नाम था। उसने उसको कैद कर लिया। तो जो दिल्ली में षड्यंत्र करता थे उन्होंने उस पैगाम भेजा पंजाब के गवर्नर को कि उसको वहाँ पर पकड़ के रख, या उसकी डेथ मार दे, तू जान मार दे उसको, तो तेरे को हम पंजाब के साथ साथ 2-3 इलाकों का और भी गवर्नर बना देंगे। तो रजिया सुल्ताना को यह बात पता चली तो उसने दिमाग से काम लिया, बोली कि आप क्या गवर्नर के पीछे लगे हुए हो, मेरी जान बचाओ, मेरे को बख्शो, मेरे साथ शादी करो, मैं आपको भारत का सुल्तान बना दूंगी, इंडिया का, हिंदुस्तान का। वो बोला कि यार ये भी ठीक है। तो उसने अपनी समझदारी से शादी की और वहाँ से चल पड़ी दिल्ली में वापस। लेकिन दिल्ली में आते हुए हरियाणा में हिसार नाम का एक जगह होती है, वहाँ पर कुछ हिस्टोरियन तो कहते हैं कि वहाँ पर कुछ लुटेरे वगैरह थे जिन्होंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन इसकी संभावना कमी है। आप लोग भी समझ सकते हो कि जब आपके दुश्मन आपके खिलाफ है और वो दुश्मन काफ़ी पावरफुल है तो वो बैठे बैठे कहीं पर भी आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, कहीं पर भी आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो उनकी वहाँ पर हत्या हो गई है, ठीक है। तो उनके बारे में बहुत सारे हिस्टोरियन ने बहुत अच्छा लिखा। एल्फिंस्टन नाम के जो हिस्टोरियन थे उन्होंने लिखा कि यदि रजिया सुल्तान स्त्री नहीं होती, फीमेल नहीं होती, तो भारत के सबसे महान राजाओं में सबसे ऊपर नाम रजिया सुल्तान का होता। मतलब आप एक पुरुष प्रधान समाज में अगर इस तरह की बात किसी महिला के लिए सुन रहे हो तो आप समझ सकते हो कि वो महिला अपने आप में क्या थी, है ना। समझ सकते हो कि वो अपने आप में क्या थी वो महिला। तो रजिया सुल्तान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है हिस्ट्री में। उसने अपने आप को साबित किया। उसने ये नहीं कहा कि मैं राजा की बेटी हूं तो इसलिए मेरे को शासन दो, नहीं, ये तो उसके लड़कों की बात थी। इल्तुतमिश के लड़कों ने कहा कि हम राजा के लड़के हैं इसलिए हमें शासन दो। नहीं, रजिया सुल्तान ने नहीं कहा। उसने कहा मैं खुद को प्रूव करूंगी, और उसने प्रूव किया। ग्वालियर गई, युद्ध किया, जिताया, फिर उसने अपना हक उसके पिता ने उसको दिया। तो इल्तुतमिश भी उस टाइम पे देख रहे हो उसकी सोच। आज भी लोग अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से कतराते हैं, तो उस टाइम पे तो 12वीं शताब्दी की बात है ये। उसने उसको सुल्तान घोषित कर दिया भारत का, हिंद का। और रजिया सुल्तान ने भी जो उससे उम्मीद की गई उस पर पूरी तरीके से खरी उतरी। लेकिन वही बात है, महान जो लोग होते हैं उनका जीवन काल कम ही होता है। उसने 1236 से लेकर 1240 तक ही 4 साल ही शासन किया। उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन रजिया सुल्तान ने कभी हार नहीं मानी, चाहे कोई भी कंडीशन थी, कोई भी परिस्थिति थी, उसने हमेशा डटकर सामना किया अपना, डटकर वो खड़ी रही। कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं महिला हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ, या समाज में महिलाओं की स्थिति कमज़ोर है तो मैं भी खुद को कमज़ोर महसूस करूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से भी यही उम्मीद है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए स्पेशल ये है कि भाई आप लोग अंदर से फीलिंग ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कमज़ोर, हम लोग इस कोविड-19 की इस महामारी से किस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं। आप लोग सब कुछ कर सकते हो, आप लोग सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है ना। महिलाएं तो सोचती ही अच्छा है, महिलाएं तो सोचने में वैसे ही पुरुषों से बहुत अच्छा सोचती हैं, तो करने को अगर वो आएंगी तो बहुत अच्छा शासन कर सकती हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती हैं, तो वो सब कुछ कर सकती है। तो आप सभी लोगों से अपील है, जो हम लोगों ने ये जो इनिशिएटिव चलाया है इसको आगे बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आप लोगों को पहुंचा सकते हो इस चीज़ को पहुंचाइए, लोगों को समझाइए, उनको जागरूक कीजिए। किसी की मदद कर सकते हो तो मदद कीजिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपके मन में कोई क्वेरी है, सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में नंबर पर आपके पास सब कुछ है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ, कुछ महान महापुरुषों की, कुछ महान नायकों की एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।